नमस्कार। कलम श्रृंखला के इस संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जोधपुर के साहित्य जगत में अपनी पहचान बना चुके प्रभा खेतान फाउंडेशन के प्रयास कलम को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रायोजक श्री सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज हरी महल और हम एहसास विमेन ऑफ जोधपुर। कलम हिंदी लेखकों की रचनाओं और कलाकृतियों से प्रेरित करने और पाठकों को अपने प्रिय लेखकों से रूबरू कराने के लिए एक साहित्यिक मंच है। प्रभा खेतान फाउंडेशन भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के सहित विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों से जुड़ा है। आज हम सबके बीच हैं अनु सिंह चौधरी, जिन्हें हम सब मिलने के लिए अति उत्सुक हैं। मूलतः बिहार से अनु जी एक जानी मानी लेखक, फिल्मकार, स्क्रीन राइटर, एडिटर, अनुवादक, स्तंभकार, पत्रकार हैं। आपने रेडियो, टीवी, फिल्म और डिजिटल मीडिया सहित प्रारूपों में लिखा है और पुरस्कार विजेता वित्त चित्र और वेब श्रृंखला लिखी और निर्देशित की है। पट्टकथा लेखन के रूप में आपने मशहूर 9 पार्ट पारिवारिक अपराध श्रृंखला आर्या का सह लेखन किया, जो डिज्नी हॉटस्टार पर देखी जा सकती है। आप वर्तमान में आर्या सीजन 2 के सह लेखन में जुटी हैं। आपने 5 पार्ट वेब सीरीज द गुड गर्ल शो भी लिखा और निर्देशित किया, जिसे पुरस्कार विजेता नाटक अंतर्द्वंद द कॉन्फ्लिक्ट विद इन में रूपांतरित भी किया गया। आपकी लिखी नीला स्कार्फ लघु कथाओं का संग्रह और मम्मा की डायरी संस्मरण दोनों किताबें दैनिक जागरण नीलसन बेस्ट सेलर सूची में शामिल रही हैं। कांग्रेचुलेशंस। मम्मा की डायरी मदरहुड एंड पेरेंटिंग विषय पर हिंदी में लिखी गई अपनी तरह की पहली और एकमात्र किताब है, जो एक श्रव्य पॉडकास्ट के रूप में भी उपलब्ध है। गांव कनेक्शन के लिए रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड और लाडली अवार्ड भी आपको मिला। अनु सिंह चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कलम में। बहुत बहुत आपसे शुक्रिया। आज बातचीत करेंगी पटना की एहसास विमेन अनुभा आर्या जी। अनुभा जी, जोधपुर के इस कलम कार्यक्रम में आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो आइए मिलते हैं ख्याति प्राप्त लेखिका अनु सिंह चौधरी से। ओवर टू यू अनुभा जी। Anu, hi. Thank you so much for being here. So मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। बायलैंग्वेज हम लोग करेंगे। I hope you're comfortable, Anu. बिल्कुल, I guess with this. So welcome again, and I must thank Prabha Khaitan and Kalam for giving me this opportunity. आपको मैंने पहली बार सुना था 5 साल पहले, जब आप पटना आए थे अपने फर्स्ट बुक नीला स्कार्फ के लॉन्च पे। और 5 साल पहले की अनु और आपकी अनु को मैं जो देख रही हूँ, उसमें there's been a huge change. And then you were a little unsure, and today you are a bold, established writer. So this leap that you have taken in the last 5-6 years, please tell us about this. Like I always say, हमेशा मैं कहती हूँ कि ये यात्रा, ये सफर है, मुकाम कहाँ है, क्या मंजिल कहाँ है, कोई नहीं जानता। तो 5 साल पहले मेरी पहली किताब 2014 में छपी थी, बल्कि ज्यादा हो गए 5 साल से अब तो। शायद मैं 2015 में पटना आई थी, 5-6 साल पहले। पटना मेरे लिए खास था। प्रभा खेतान फाउंडेशन ने ही बल्कि बुलाया था, वो मेरी पहली किताब थी, पहला कलम का आयोजन था, तो इसलिए भी खास था क्योंकि मेरी जन्मभूमि पर मैंने अपने उन कहानियों के बारे में बात करने का मुझे बात करने का मौका मिला था, जो कहीं ना कहीं मेरी कहानियों में अपने आप चला आया था, नीला स्कार्फ की कहानियों में। तो वो शुरुआती दौर का लेखन था। उससे पहले मैंने पत्रकारिता की थी, कई और माध्यमों में लिखने का मौका भी मिला था। लेकिन अपनी आवाज को जो पहचान पाने का, या फिर अपनी आवाज ढूंढ पाने का, और उस आवाज को बाहर दुनिया तक पहुंचा पाने की जो हिम्मत मुझे मिली थी, वो ईमानदारी से कहूँ तो वो नीला स्कार्फ से ही मिली थी। और वहां से जो यात्रा शुरू हुई, वो धीरे धीरे करके कुछ तो ये भी होता है कि उम्र भी बढ़ती चली जाती है, तजुर्बे भी बढ़ते चले जाते हैं। आप अगर एक माँ के तौर पर, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, तो उस लिहाज से भी मुझे थोड़ी सी और वक्त की मोहलत ज्यादा मिलने लगी, समझदारी भी शायद थोड़ी बहुत आ गई होगी। इसके अलावा
जो एक चीज मुझ में आई शायद वक्त के साथ, वो था रिस्क लेने का जज्बा, मतलब कोई भी खतरा उठा पाने का। तो वो सबसे बड़ी, और वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अनश्योरिटी, वो अनसर्टेनिटी थी जो 5 साल पहले, वो 5 साल में इसलिए भी खत्म हो गई क्योंकि खतरा मोल लेना आसान लगने लगा। तो चाहे चाहे वो नई कहानियों के साथ खतरे लेने का मसला हो, या फिर अपनी अपनी फील्ड को पूरी तरह से बदल देने का, मतलब मेरे पास पत्रकारिता का बैकग्राउंड था, मैं लिख रही थी, बावजूद उसके बिल्कुल सब कुछ छोड़ के और स्क्रीन राइटिंग की तरफ आ पाने का, ये इंडस्ट्री अपने जिस इंडस्ट्री में मैं आज काम कर रही हूँ वो अपने आप में बहुत वॉलेटाइल, बहुत ट्रांजिएंट, यहाँ शोहरत भी उतनी ही ट्रांजिएंट होती है जितना फेलियर होता है। तो वहां तक पहुंच पाने की हिम्मत आ गई मेरे में, और वो मुझे लगता है कि इस जर्नी का सबसे बड़ा हासिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है, मुझे अपने आप में महसूस हुआ है, और शायद शायद मुझे जानने समझने वालों को, मुझे पढ़ने वालों को, मेरे काम को बड़े नजदीक से देख पाने वालों को भी दिखता होगा। Wonderful. So proud of you, really. And you know, you are from Bihar. You were born in सिवान में आपका जन्म हुआ, और अब बहुत सालों से आप बिहार के बाहर हैं। तो अपने आप को कैसे जोड़ती हैं अपने रूट से, अपनी जड़ों से? और जब आप अपरूट हुई थी, जब आप बिहार से बाहर गई थी, तो आपने अपने आप को रीस्टैब्लिश कैसे किया था? So there are two questions in this. Yeah. हाँ, ये बहुत, मतलब दोनों सवाल बहुत दिलचस्प हैं, बहुत निजी भी हैं, लेकिन there is never anything which is very very personal, which is not social or not political. So I hope what I share right now, मेरे जो अपने निजी अनुभव है, उनसे शायद बदलते हुए समाज की या बदलते हुए परिवेश की भी शायद कुछ उस तरह की परछाइयाँ मिले। मेरी कोशिश यही रहेगी। तो जब मैं बिहार से निकली थी 90, मतलब मिड-90s में, 96 में मैं दिल्ली आई थी। ये वो दौर था जबकि पॉलिटिकली बहुत वॉलेटाइल था हमारा राज्य बिहार में। तब मैं रांची में, मैं पली बड़ी रांची में, रांची साउथ बिहार का तब हिस्सा था। वहां पर अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया था झारखंड को अलग करने के लिए। तो आए मैं जो पढ़ रही थी, मैं जिस स्कूल में पढ़ा करती थी, वो एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल था, एक कॉन्वेंट स्कूल था जिसको सरकार का सपोर्ट था। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो अक्सर ये होता था कि टीचर स्ट्राइक हो जाते थे, 2-2, 3-3 महीने तक हमारे टीचर्स को वेतन नहीं मिलता था, सैलरीज नहीं मिलती थी, और टीचर स्ट्राइक पे, इनडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाते थे। तो हम स्कूल ही नहीं जाते थे। तो बल्कि 10वीं, मतलब जब मैंने 10th का बोर्ड दिया था, 9th 10th तो हमने ऐसे ही किया, 8th 9th 10th, जबकि हमेशा, मतलब महीनों स्कूल बंद रहता था, क्योंकि इनडेफिनिट स्ट्राइक पे या तो टीचर्स हैं, या कभी कोई चक्का जाम हो गया, या कभी कोई झारखंड आंदोलन का कुछ हो गया, तो जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं पहुंच पाए। तो बहुत टर्ब्यूलेंट, उस लिहाज से बहुत टर्ब्यूलेंट टाइम्स था। ऑफ कोर्स हम जब पीछे लौट के देखते हैं तो हम हमेशा नॉस्टैल्जिक होकर अपने शहर को, अपनी जमीन को, अपनी भूमि को याद करते हैं, बट वी कैन नॉट completely sort of break it away from the realities of those times, and we must not, because that's what eventually then makes us who we are. So ये थी मेरी रियलिटी, मतलब मेरी पीढ़ी की रियलिटी ये थी कि शाम ढलने के बाद हम वापस घर पे, मतलब ट्यूशन पढ़ने जाना था तो हर हाल में 5, 5:30 तक वापस आ जाना था, क्योंकि अंधेरा होने के बाद सेफ्टी का इशू था। मैं मतलब कई बार ऐसा होता था कि हम लोग पटना जाते थे, अकेले ट्रैवल करना मुश्किल था, लेकिन मैं दिल्ली से अगर पटना आ रही होती तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता था कि आप स्टेशन पे वेट करेंगी, या फिर डीआर, मतलब कोई भी, मतलब किसी भी रेलवे ऑफिसर के कैबिन में आप वेट करेंगे, आप प्लेटफॉर्म पे भी नहीं वेट करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड सेफ। देयर वर स्टोरीज अराउंड, मतलब वो हमारे आसपास के डॉक्टरों के, बिजनेसमैन के बच्चों को उठा ले जाने, मतलब इट वाज वेरी वेरी टर्बुलेंट, दोस टाइम्स वर वेरी वेरी टर्बुलेंट, एंड येट आई वाज मतलब हम जो पीढ़ी बड़ी हो रही थी वो बहुत कंफ्यूज्ड थी, हमें समझ नहीं आता था। हमारे पास प्राकृतिक संपदा थी, हमारे पास एक बहुत बहुत पुरातन संस्कृति थी, हमारे पास जुबान थी, हमारे पास टैलेंट था, ब्यूरोक्रेसी में आप यू नेम इट एंड you'll find Biharis everywhere. मैं बाद में जब मीडिया में आई तो मैं हैरान रहती थी कि every other person who would be sitting next to me would be from Bihar. So there was this legacy also of
these are very very talented, very very hard working, very very people who done very well in life, and yet जब आप वापस जाते थे तो एक और वो बड़ा मतलब दिलचस्प सा पैराडॉक्स होता था वहां। आज भी मैं जाती हूँ तो मैं इस बात को सुनकर हैरान होती हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी भी मतलब इट इज अ टाइम वॉप। 80 के गाने बज रहे थे, 70 के दशक के गाने बसेस में बज रहे होते, ऑटोज में बज रहे होते हैं, पान की दुकानों पे बज रहे होते हैं। इट फील्स लाइक you've gone back to a time warp. So this is the paradox of where you come from, जहां से आप जुड़ी हुई हैं, जहां आप पैदा हुई, और बाद में जाकर जहां आपने अपनी जमीन से लेकर अपने आसमान के तलाशने तक की जर्नी के बीच का जो ये बड़ा पैराडॉक्स है, इस बीच में अपने आप को खोजने की प्रक्रिया ने राइटिंग की तरफ मतलब रुझान बढ़ाया। एंड आई वाज ऑलवेज क्यूरियस कि कितनी मजेदार चीजें हैं ना कि हमारी चाचियां, दादियां, नानियां, मम्मी, all these women from our households who were very ambitious about their children were still living, and very comfortably so, living a very very traditional conventional life. And there was somebody else, मतलब ये बहुत मतलब बड़ी दिलचस्प, I just can't get over the paradox that we all live. मैं बम्बई में हूँ तो I'm a different person. When I go back to Bihar, I'm a completely different person. मेरी बिंदी का साइज और मेरी साड़ी का रंग बदल जाता है। So that's the kind of paradox that we're continuously living, and that's the back and forth that I continue to do. यहाँ से वहां तक, जमीन से आसमान तक, जो ढूंढा पाया और कहाँ से निकली, उसके बीच का जो ब्रिज है उस पर चलने की कोशिश, उस पे चलने का ये तनी हुई रस्सी पे चलने की जो प्रक्रिया है, वो है बिहारी होने की, वो अपनी पहचान को बनाए रखने की, अपनी जुबान को से मोहब्बत करते जाने की, उसी भोजपुरी को अपने कानों में मतलब बनाए रखने की जद्दोजहद है। और यही चीज है जो आप अपने बच्चों को, मेरी शादी भी एक बिहारी से हुई, और जो कि अपनी बिहारी आइडेंटिटी को लेकर, माय हस्बैंड्स वेरी बिहारी आइडेंटिटी। सो हमारे बच्चे जो कभी बिहार में नहीं रहे, एंड येट दे हैड टू बी रेज्ड। आई मीन I'll just give you a very interesting example. 2-3 साल पहले मेरे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, और मेरी बेटी ने मतलब दोनों बच्चों ने मुझसे कहा कि we're ashamed of telling our people कि हम बिहार से हैं because they make fun of us. मैंने कहा but what do you understand of बिहार? तो वो जो मतलब वो एक नोशन है ना कि ऐसे बहुत बहुत वो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ लोग मतलब सड़क पे जब ट्रैफिक मतलब जब पटना की सड़कों पे आप चल रहे होते हैं तो ट्रैफिक का कोई सेंस नहीं होता, लोग ऊंची आवाज में बात करते हैं। So for them that is Bihar. So then I have to explain that it's not just about Bihar, it's about everywhere. There are things that that you actually, there are things that are always there inherent to that place, and there are things that you want to create, you want to change. And that is how you find your balance in the identity that you have been born with, and you must be proud of that identity. उस सवाल के जवाब में फिर मैंने मतलब कुछ कहानियां लिखनी शुरू की जो बिहारी आइडेंटिटी को तलाशती हुई थी, जो माइग्रेशन, मतलब आप जहां भी जाइए, ये कमाल की बात है कि न्यू जर्सी चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, मतलब ठंड में लोग छठ कर रहे होते हैं, मतलब ठंड में बर्फीले पानी में उतर के छठ जितनी मोहब्बत से और शिद्दत से कर रहे होते हैं, जिस तरह से अपनी संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश होती है, गानों में, गीतों में, जुबान पे, कपड़ों में, रहन सहन में, लिट्टी चोखे में, इट्स अमेजिंग। तो ये क्या बैलेंस है, एंड येट व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ गोइंग बैक टू द रूट्स दैट यू कम फ्रॉम to be the change, the agent of change, is something that I have not been able to fathom. So I don't know how to explain this, but I sometimes feel like a fugitive Bihari who also craves to go back and do something about where she comes from. So that's a constant quest. ये तलाश जारी है जो अपनी पहचान की तलाश है, और मुझे लगता है कि हम सबके साथ शायद होता होगा। हम सब अपनी जड़ों को लेकर बड़े कसक के साथ सोचते होंगे और चाहते होंगे कुछ करना, कई बार करते भी होंगे, और यही शायद यही यात्रा जो है हमको मुकम्मल बनाती है। बिल्कुल। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है हम विमेन में, दैट वी अडैप्ट सो इजीली। जहां हम लोग जाते हैं वहां अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे और एक बैलेंस बनाते हैं। जैसे आपने बोला आप जब बॉम्बे में रहती हैं योर वे ऑफ ड्रेसिंग इज डिफरेंट, और जब आप बिहार आती हैं आप उसमें चेंज हो जाता है। तो ये अडैप्टेबिलिटी इज ब्यूटीफुल, इट हैज सम एसेंस इन इट, एंड ऑल विमेन, हम लोग सब इसमें आई थिंक वी आर
expert in this. And regarding children not taking part, not being proud of their roots, that's worrisome. And as parents, I think we need to change that. वो सिर्फ बुरी चीजें या जो मीडिया दिखा रहा है वो नहीं, लेकिन there are so many other aspects of Bihar which are so beautiful. And I'm not from Bihar. मेरी शादी हुई है बिहार में, मैं तकरीबन 30 साल से रह रही हूँ. मैं हूँ हरियाणा के, मेरे पेरेंट्स बॉम्बे में हैं, but I'm very proud Bihari now, and I take a lot of pride in my children. Are now, one is in Bangalore, one is in US, and they take great pride in being a Bihari. So I think वो roots पे proud होना is very important, and as parents we need to teach our children that. बिल्कुल, important. It's not just about being a Bihari. It's not just about वही बात जो आप कह रही है ना कि रूट्स की बात, तो वो क्योंकि हम जो आइडेंटिटी होती है, हमारी पहचान होती है, वो इट्स ऑलवेज अ सम टोटल ऑफ सेवरल थिंग्स. वो जो आइडेंटिटी होती है वो कई सारी चीजों से बनी होती है. वो जेंडर आइडेंटिटी होती है, सोशल आइडेंटिटी होती है, लैंग्वेज आइडेंटिटी होती है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, जहाँ से आप पैदा हुए, जहाँ सो इट्स ऑलवेज अ सम टोटल ऑफ समथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स. बात ये है कि उस पहचान को लेकर, उस आइडेंटिटी को लेकर सेल्फ अवेयर होना, चाहे वो कोई भी पहचान हो, चाहे आप किसी भी तरह की पहचान हो, चाहे वो सेक्सुअल आइडेंटिटी हो, चाहे लाइक आई सेड जेंडर आइडेंटिटी हो, चाहे वो कोई भी, उस पहचान को लेकर अवेयर होना, जागरूक होना, उसकी कमियों को, खामियों को, खूबियों को पहचानना और उसके बारे में उससे जुड़ाव लगाव महसूस करते चले जाना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल सोशल बीइंग्स, वी आर ऑल लुकिंग फॉर कैमराडरी, वी आर ऑल लुकिंग फॉर सम सेंस ऑफ, मतलब हम यहाँ एहसास विमेन के तौर पर आप ये पूरा जो एकजुट हुए हैं वो इसलिए बिकॉज़ वी आर प्राउड ऑफ आवर आइडेंटिटी एज वुमेन, और वी वांट टू we want to be in touch with our femininity, we want to understand the world from a feminine perspective, feminist perspective. So we're always seeking that, and when we are seeking that, that is when we are evolving as a better human being. So therefore identity का मसला जो है, पहचान का मसला जो है, जड़ों को समझते जाने का, हमेशा उससे जुड़े हुए रहने का जो मसला है, वो हमेशा मुझे लगता है मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने रहना चाहिए. और इस पर हमेशा लगातार बात होती रहनी चाहिए, परिवारों में, समाजों में, स्कूलों में, आपस में, because this is how we define ourselves. If we don't understand this, we will not understand what it means to be in love with your country. देशभक्त होने का मतलब क्या है, because that's again a part of our identity. अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो अपनी जुबान को, अपनी भाषा को लेकर क्या, उसके क्या मायने हैं, हम नहीं समझ पाएंगे. बिल्कुल. क्यों जरूरी है द्विभाषीय होना, या फिर ये भाषा को लेकर इतनी जद्दोजहद क्यों है, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों है, वो हम नहीं समझ पाएंगे अगर हम उस भाषा की पहचान को नहीं समझेंगे, भाषाई अस्मिता को नहीं समझेंगे. तो ये कहने को बड़े आसान से दिखाई देने वाले मसले हैं, लेकिन बड़े गहन हैं, बहुत गंभीर हैं, और इन पर संजीदा बहस भी और बातचीत भी होती रहनी चाहिए. और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मसले को सबसे पहले उठाया हमारी बातचीत में. बिल्कुल. अनु, आपने अपने ट्विटर में अपने आप को डिस्क्राइब किया है एवरीडे वुमन एंड एवरीडे राइटर. तो इससे आप इसमें विस्तार से बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं एज अ एवरीडे राइटर एंड वुमन? एवरीडे वुमन मतलब कि बेसिकली हर रोज एक औरत, आम औरत, और एवरीडे राइटर की हर रोज एक राइटर और आम राइटर जिसका काम सिर्फ लिखना है. और सो इट्स दैट रियली, आई मीन, मैंने कभी सोचा नहीं उसके पीछे बहुत वो ट्विटर का, बल्कि मैंने came to you. Okay. मैंने क्रिएट किया था इसलिए क्योंकि you have to have some sort of a social media presence and all of that. But yes, it's the fact that मैं एक आम रोजमर्रा के संघर्षों से जूझती रहने वाली एक आम एवरीडे औरत हूँ, जो रोजमर्रा के संघर्षों के बीच अपनी लेखनी को पर का सहारा लिए हुए आगे बढ़ते चली जा रही है. That's all. Wonderful. And जैसे आपने अपने in lot of interviews आपने कहा है कि communication is very important for any relationship. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करती हैं? जैसे सपोज आपके बच्चे हैं या फैमिली है या कॉलीग्स हैं, आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं और एक वार्तालाप उनके साथ करना चाहती हैं, बट दे शट देमसेल्फ,
in situations like this, how do you cope them? आप फिर उसको कैसे उससे निपटती हैं? It's interesting अनुभव, क्योंकि ये सिर्फ आसपास के लोगों के साथ नहीं होता, ये तो हमारे साथ भी होता है। मतलब हाँ, मेरे बिल्कुल। साथ है कि संवाद की हम कोशिश कर रहे हैं, और किसी भी कॉन्फ्रंटेशन से बचने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वो कोपिंग मैकेनिज्म होता है, दैट यू शट योरसेल्फ, कि एनीथिंग व्हिच इज अनप्लेजेंट, एनीथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट टू हैंडल। मतलब न्यूज आपको परेशान कर रहा है, तो पहली चीज आपने क्या किया, न्यूज फीड को ऑफ कर दिया, अखबार लेना बंद कर दिया। So very, it's only to protect, in order to protect ourselves. So I mean, I don't judge either myself or anyone on the basis of that. We all have the right to consume whatever we want to consume. I mean, there cannot be any sort of judgment on that. However, जैसा कि मैंने कहा कि संवाद हर वो कुंजी होती है जो खोलती चली जाती है बंद दिलों को और बंद रिश्तों को या मुश्किल के रिश्तों को। वो मुझे लगता है कि वो भी एक कॉन्शियस एफर्ट होता है, वो लगातार, मतलब हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन जितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक रिश्ते में होती है, चाहे वो रिश्ता माँ बाप का बच्चे से हो या पति पत्नी का हो या फिर अपने कोलीग्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ हो, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं उनका हो, जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा संवाद की कमी से पैदा होती है। और हमको वो वेविडॉल्स, वो टूल्स दिए ही नहीं जाते जिसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम बड़ी बातें हम सब कर लेते हैं। मतलब अद्भुत है कि हम फेसबुक पर बातें कर लेंगे, हम व्हाट्सएप चैट पे एक दूसरे को फॉरवर्ड्स भेज देंगे, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमारे पास सही वोकैब्युलरी नहीं होगी। तो निजी तौर पर मेरा ये मानना है कि वो वोकैब्युलरी भी डेवलप करना अपने आप में एक लाइफ स्किल है जो दिया जाना चाहिए बच्चों को, जो कि पढ़ाया भी जाता है, MBA स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बाकी बिजनेस में, बाकी कई सारे प्रोफेशनल डिग्रीज में पढ़ाया जाता है। अब तो कोर्सेज भी होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे, कोर्सेरा भरा हुआ है उस पर, उससे। बट टू बी एबल टू, सो अगेन इट कम्स फ्रॉम अ सिंपल वर्ड। वो ये जो संवाद की प्रक्रिया है वो एक बड़ी सिंपल सी चीज से आती है, जिसको हम एम्पैथी, कंपैशन, संवेदना कहते हैं, सद्भाव कहते हैं। मतलब सिर्फ अपने से परे दूसरों के लिए भी सोच पाना, जिसमें दूसरा क्या महसूस कर रहा है वो समझ पाना, खुद को दूसरे की जगह पर रख के, एंड इन प्लेस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, आई मीन इट कुड बी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, लाइक आई सेड, कि खुद को अपने स्पाउस की जगह पे रख के एकदम 30 सेकेंड्स के लिए उस पर सोच पाना और तब संवाद की कोशिश करना। सो ये संवाद की कोशिश है, उसका बेसिस मैं मानती हूँ कि कंपैशन होना चाहिए, और उस कंपैशन के आधार पे बातचीत होनी चाहिए। एंड दैट समहाउ, आई मीन आई ट्राई टू, ऑब्वियसली जब आप ऑन डिमांड राइटिंग करते हैं, स्क्रीन राइटिंग करते हैं, तो मुश्किल होता है वो संवाद, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि वो वर्बलाइज हो, वो जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, वो 3 एक्ट फिक्शनल स्ट्रक्चर में भी अपना सच ढूंढते हुए वो वर्बलाइज किया जाए। सो दैट्स समथिंग व्हिच जस्ट, यू नो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। नीला स्कार्फ की जो मेन कहानी है, जिसका नाम ही नीला स्कार्फ है, वो एक ट्रबल्ड दंपत्ति की, मतलब उनके आपसी रिश्तों में परेशानी आ रही है, उसकी कहानी है। और वो कहानी मतलब जिस मुकाम पर उनके दारों की जिंदगी पहुंची है, वो इसलिए पहुंची है क्योंकि उसमें संवाद का भाव है, करेक्ट, कंपैशन का भाव है। सो समहाउ इट जस्ट becomes a theme also in writing. So that's something which I'm very aware of. So that's where I come from. मैं कितनी सफल हो पाती हूँ वो मसला नहीं है, कोशिश कम से कम होती है एक लेखक के तौर पर उस संवाद को बनाए रखने की, एक इंसान के तौर पर भी उस संवाद को बनाए रखने की। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आर्या पे जैसे अगर आते हैं, तो दैट वाज अ रीमेक ऑफ अ डच सीरीज पेनोजे। सो एंड अगेन आपने बहुत ट्रांसलेट भी किए हैं ना आपने, यू हैव लॉट ऑफ बुक्स। सो वाज दैट, डिड इट कम इजी टू यू टू डू दिस? No, nothing ever is easy. I mean, एक बात तो अपफ्रंट में कह दूं कि 20 किताबें कर लेने के बाद भी 21वीं किताब का अनुवाद करने चले तो भी वो उतनी ही तकलीफदेह प्रक्रिया होती है। 1000 मतलब 10 फिल्में बना लेने के बाद भी 11वीं फिल्म बना लेने की जो एक फिल्म मेकर की जो कश्मकश होती है, जद्दोजहद होती है, संघर्ष होता है, वो कम नहीं होता। सो नेवर मतलब एनी क्रिएटिव प्रोसेस, I'm sure any process when you're creating, whether you're setting up a business or whatever, nothing is easy. Which is what we must admit, accept, and just sort of
जस्ट बी विथ इट कि हाँ अभी तो दिक्कत होगी, अभी परेशानी आएगी, ये 5 तकलीफें तो होंगी। क्योंकि जब आप when you're aware of those obstacles, you're also looking for solutions. करेक्ट। So आसान नहीं था, क्योंकि एक to give you to particularly talk about Arya, Penosa was set in a different time, in a very different setup. So while जो protagonist की कहानी है, जो plot है, वो बेसिक सेम है, लेकिन आर्या बिल्कुल अलग कहानी है पेनोजा से। तो ट्रांसलेशन तो था ही नहीं वो, एक तो फॉर्मेट ही जुदा था। So it wasn't like we were just translating the dialogues from one scene to the no, it was an adaptation. So when you adapt, it's a different thing, क्योंकि आप उसको contextualize करते हैं, उसका social political context देखते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। मतलब माँ बाप का रिश्ता जो अपने बच्चों के साथ एक नेदरलैंड्स में होगा, वो बहुत जुदा होता है हिंदुस्तानी रिश्तों से। एक 40 साल की औरत के संघर्ष जो डच महिला के संघर्ष होंगे, वो हिंदुस्तानी महिला के संघर्षों से बहुत अलग है काफी हद तक। मतलब जो द ट्रिक वाज कि इसेंशियली जो वहां था, मतलब जो आपसी रिश्तों, मतलब प्यार की जुबान तो एक ही है, नफरत की जुबान एक ही है, नवरस उतने के नवरस अलग अलग तरह से डिफाइन हो जाए, लेकिन ड्रामा का प्रिंसिपल एक ही है अक्रॉस। मतलब चाहे वो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र हो या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हो, देयर इज अ सेट पैटर्न, देयर इज अ लाइक कॉमन प्रिंसिपल्स। So just on the basis of what could have been taken from there and then contextualizing is what we did for Arya, and which is why you see a lot of, I don't know if you've seen Arya, लेकिन इसीलिए उसमें बहुत हिंदुस्तानी फ्लेवर है। उसमें राजस्थान, वो राजस्थान है जो शायद ऐसे पहले नहीं देखा गया होगा। वो रगेड राजस्थान है, बहुत खूबसूरत राजस्थान, उस तरह से नहीं है, महलों वाला राजस्थान नहीं है, वो रगेड राजस्थान है। उसकी अंडरबेली है जो आमतौर पे नहीं देखी जाती। बहुत सटल तरीके से जेंडर इम्बैलेंसेस है, पेट्रियार्की है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। So these were some of the things that we contextualized in our setup, के हिंदुस्तानी सेटअप के लिए तैयार किया गया, and yet it had to be universal। मतलब आर्या को एक नेदरलैंड्स में बैठा हुआ इंसान भी ठीक उसी तरह से परसीव करे जैसे उसने पेनोजा की कार्मेन को किया था। ये बड़ी चुनौती थी, बट आई थिंक वी सक्सीडेड देयर। सो और स्क्रीन राइटिंग अपने आप में एक बहुत अलग चीज होती है। मतलब मैं जब कहानियां लिख रही होती हूँ या नॉवेल्स या अनुवाद का काम कर रही होती हूँ, तो वो बहुत आइसोलेटिंग प्रक्रिया होती है। आपके साथ आपका सिर्फ लैपटॉप होता है, आपके का नोटबुक होता है, बहुत सॉलिटरी प्रक्रिया होती है। जब आप स्क्रीन राइट कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी लिखी हुई चीज आपकी तो होती ही नहीं है, आप वो डायरेक्टर की उतनी ही होती है, आप में को राइटर की उतनी ही होती है, उससे कहीं ज्यादा एक्टर्स की होती है कि वो कैसे परसीव कर रहे हैं, बाकी टेक्नीशियंस की होती है कि डीओपी उसको कैसे देख रहा है, प्रोडक्शन यूनिट कैसे देख रही है, बाद में जब शूट हो जाता है तो एडिटर उसको कैसे लाइन अप कर रही है या कर रहा है, म्यूजिक उसको क्या लेंड कर रहा है, बिकॉज़ यू नो दिस इज अ कॉम्बिनेशन आर्ट फॉर्म्स, सो इट्स कोलैबोरेटिव। व्हाइल किताबें लिखना या अनुवाद करना या फिर शॉर्ट स्टोरीज लिखना अपने आप में बहुत solitary process. So that's a basic difference between these two processes, and then moving from one to the other therefore becomes challenging too, I have to admit. Of course. So what do you prefer? आप collaborative writing आपको पसंद है कि जो आप अपनी निजी कहानी individualistic work जो करती हैं वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है? Difficult to answer, बहुत मुश्किल है इस बात का जवाब देना। And okay, let me just be very honest. जो अपने लिए मैं लेखन करती हूँ या अनुवाद करती हूँ, it will not pay the bills. It will not give me the kind of lifestyle that I want to have. So let me be very honest कि हाँ, एक साहित्यिक किस्म की का लेखन है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। मतलब ये अपनी कहानियां हैं जिन पे मुझे गुमान है, वो मेरी अपनी आवाज है, लेकिन उससे मैं अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे सकती। तो लेकिन स्क्रीन राइटिंग है जो मुझे वो मुकम्मल पहचान देता है या मुकम्मल किस्म की फाइनेंशियल वो देता। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी बैलेंस, और इसीलिए शायद मतलब कई सारे स्टॉलवर्ड, मतलब साहित्य की दुनिया में कई बड़े नाम रहे जिन्होंने छोड़ दिए ये जिंदगी, मतलब इसमें चित्ताई हो या मंटो हो, जिन्होंने शायद काम करना शुरू किया हो बम्बई से, उसके बाद छोड़ के कहानियां लिखनी शुरू कर दी। लेकिन कमलेश्वर भी रहे और राही मासूम रजा जी भी रहे जिन्होंने उतना ही डिस्को डांसर, उसी शिद्दत से डिस्को डांसर लिखा जिस शिद्दत से आधा गांव लिखा।
या फिर कमलेश्वर जी ने कितने पाकिस्तान भी लिखे, और सावन कुमार की कहानी, सावन कुमार की फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे। तो बहुत सारे, गुलजार साहब ने जितनी नज़में लिखी, कितने गीत लिखे, उतनी ही फिल्में भी बनाई, और उतनी ही बहुत बहुत सक्सेसफुल फिल्मों के स्क्रीन पे और डायलॉग्स भी किए। सो एक बैलेंस तो है जो बना के रखना पड़ता है, लेकिन इट्स टीडियस, इट्स टायरिंग, because collaborative medium of writing consumes you. It doesn't leave you with any bandwidth to do anything else. I have to admit, which is why मतलब said कि राही मासूम रजा साहब ने एक बार स्क्रीन राइटिंग जो शुरू की, तो आधा गांव का मैजिक को रिपीट नहीं कर पाए थे। वो भी एक वो तकलीफदेह रियलिटी है। Yeah. So I don't know if that answers your question, but yeah, these are the realities you must be aware of. That's good, you know, balancing is a way of life. और वो बैलेंस अपना ढूंढना और एंजॉय करना, अपना फन ढूंढ लेना, that's a very big quality in every format of writing. And आपने ये भी कहा है कि आपको short stories लिखना, आप that format you love the most. तो is it because you were a journalist once, और वो थोड़े से समय में वो जो थ्रिल होता है कि अपनी बात कह देनी, तो वो is that वो थ्रिल अभी भी है, that's why you prefer short stories? I don't know about the thrill, but the gratification of, मतलब वो जो gratification मिलता है ना कि इतने ही से शब्दों में 1200, 1500, 3000, 4000 शब्दों में एक मुकम्मल दुनिया रच पाने का जो सुख होता है कि कह दी पूरी बात और फिर भी अनकही रह गई, वो मुझे शॉर्ट स्टोरी की विधा बहुत बहुत मतलब हैरान करती है कि कितना कुछ, उससे ज्यादा हैरान कविता की विधा करती है। हालांकि मुझे कविताएं लिखना नहीं आता, लेकिन छोटी कहानियों की विधा मुझे बहुत बहुत इंट्रीग करती है। और हाँ, ये ग्रेटिफिकेशन है कि कम एक छोटे फॉर्मेट में, एक छोटे कैनवस पे पूरी की पूरी दुनिया रच पाने का जो सुख है, वो शायद मेरे लिए कम से कम मुझे शॉर्ट स्टोरी की विधा के सबसे करीब रखता है। हालांकि मुझसे कई बार मेरे पब्लिशर से कई लोग भी कहते हैं कि नहीं, मतलब शॉर्ट स्टोरी से ज्यादा उपन्यास बिकते हैं, तो आप उपन्यास पे फोकस कीजिए। लेकिन मुझे मजा शॉर्ट स्टोरीज लिखने में ज्यादा आता है। So is Neela Scarf closest to your heart then? It will always be, your first baby in that sense. मतलब कि उसके बाद कितने भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा नीला स्कार्फ वो किताब थी, और कुछ हद तक मामा की डायरी भी, जब मुझे अंदाजा नहीं था कि उसका क्या हो सकता है। मतलब वो डर नहीं था, वो किसी किस्म का बर्डन, एक्सपेक्टेशन का, किसी भी अपेक्षा का बर्डन नहीं था। जब आपको मालूम है कि आपने सुख के लिए लिख रहे हैं, जब मुझे मेरे पब्लिशर ने पूछा था कि कितनी किताबें, मैंने 200, अपने दोस्तों से 200 तो खुद पर, I mean, I didn't even expect that it would reach so far and wide. Yeah. So, इन अपेक्षाओं का बोझ नहीं था, इसलिए डर नहीं था। और जब आप निडर होकर लिखते हैं तो वो आपकी आवाज में एक अलग किस्म का दम होता है। सो नीला स्कार्फ विद ऑल इट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्ट किताब है। मुझे अब खुद, क्योंकि 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो एक राइटर और एडिटर के तौर पर मुझे खुद कमियां नजर आती हैं अपने लेखन में। नीला स्कार्फ लेकिन बावजूद इट इज स्टिल बी स्पेशल बिकॉज इट वाज फियरलेस राइटिंग। मैं निडर होकर लिख रही थी। Absolutely. और यू नो आपने ये भी कहा है कि आपके जो जुड़वा बच्चे हैं आद्या और आदित्य, ये आपकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। So that was when I read it, I was like really touched me, क्योंकि for any mother, her children are the greatest creation. तो अब आपके बच्चे अभी कितने बड़े हैं, और आपका काम उनने पढ़ा है, और आपको as a writer, how do they see you? They are a big driving force, Anubha, I have to admit. मेरे बच्चे इस साल 15 साल के हो जाएंगे, they're 14 now. Wow. और I have to, मतलब ये बात मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं कर सकती कि मुझे एम्बिशियस बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। Wow. तो जब वो वैसे भी दिन आते हैं जब मुझे लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब ये क्या पागलपन है, मैं क्यों कर रही हूँ, और वो मुझे याद दिलाते हैं कि नहीं, ये तो शुरुआत है, यू कैन नॉट गिव अप। आप नहीं जा सकते, आप भाग नहीं सकते। तो वो बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है मेरे एम्बिशन का। दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय वर्क। नीला स्कार्फ उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है उनकी उम्र के लिहाज से, लेकिन कुछ ब्लॉग पोस्ट उन्होंने मेरे पढ़े हैं, काफी कुछ उन्होंने सुना है, देखा है, एंड आई नेवर स्टॉप्ड देम फ्रॉम, मतलब चाहे वो कितना भी, जैसे जब द गुड गर्ल शो मैं कर रही थी, तो बहुत सेंसिटिव मसला था उसका, जो थ्रेड था उसमें, उनकी थीम बहुत सेंसिटिव थी।
it touched upon acquaintance rape, the issue of acquaintance rape, even though it's a story of 4 young girls who are in the city. उस समय मेरे बच्चे सिर्फ 10 या 11 साल के थे, but I never shied away from talking about these things from them, or not telling them कि मैं क्या कर रही हूँ. तो बकायदा मैंने बात करके, मतलब मेरी स्क्रिप्ट हमेशा इधर उधर पड़ी रहती है, मेरा लिखा हुआ, मेरी खुली डायरीज है, मेरे फोन में कभी कोई या लैपटॉप में कभी कोई पासवर्ड नहीं होता. My blog is on public. They are completely in tune of what I'm writing, what I'm doing, sensitive things that I'm trying to touch upon. Arya had some sensitive things too, especially around teenagers. But I mean, it is what it is. You must see and know. बिल्कुल. Yes, वो बहुत बड़ी वजह है. मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पंखों के नीचे की उड़ान है वो. मतलब they are the reason why I fly so high. How beautiful, really. And एक और चीज मैं पूछना चाहती थी. आजकल जितने भी हम लोग फिल्म्स देखते हैं और सीरीज देखते हैं, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर on both sides of the spectrum. They are not totally, positive or negative. There's a gray shade. Black नहीं है और gray रहते हैं, white नहीं है. तो ये आजकल बहुत पहले क्या होता था, was totally, hero, heroine, they were perfect. But now, not anymore now. तो ये change कैसे आया और ये इस पे आप क्या कहेंगे? Personally, I am very grateful that this has happened. आप बताइए कि कौन सा इंसान ऐसा होता है जिसमें एक शेड होता है और जो परफेक्ट होता है. मतलब परफेक्शन क्या होती है? मतलब हम सब में अपनी कमियां हैं और हम सब में अपनी खामियां हैं, फ्लॉज हैं. पर्सनालिटी बल्कि डिफाइन होती है दोनों चीजों से. किसी भी कोई भी, मतलब साइकोलॉजी का ये बेसिक वो होता है कि हम अपने, अगेन देयर आर सम टोटल ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड फ्लॉज एंड फियर्स. ये 4-5 चीजें होती हैं जो हमारी साइकी को बनाती है, हमें बनाती है, हमारी शख्सियत बनाती है. ऐसे में फिर ऐसा कैसे वो मोनोटोन का जो कैरेक्टर होता है वो कैसे फिर सो ये बड़ा बदलाव जो आया एक्चुअली, वो तो एक तो दुनिया के खुल जाने से, तो डिजिटल क्रांति की वजह से भी आया, क्योंकि वी वर देन कंज्यूमिंग कंटेंट व्हिच इज बीइंग डन अक्रॉस द वर्ल्ड. ग्लोबल कंटेंट जब हम कंज्यूम करने लगे, हम ऑस्कर विनिंग फिल्में देखने लगे, जो हम पहले भी देख रहे थे, पर अब ज्यादा इजीली अवेलेबल हो गया है पिछले 10 सालों में. जब हम हाउस ऑफ कार्ड्स देख रहे हैं तो हमें मालूम है कि अरे हमने जो डर के जो एक तरह की किस्म की का इमेजिनेशन बना लिया है पॉलिटिकल सिस्टम के, वी हैव टू गो बाय दैट. तो एक आंधी बनती है तो हमारे यहाँ वाकई में आंधी आ जाती है, बट देयर इज आल्सो गेम ऑफ हाउस ऑफ कार्ड्स दैट्स गोइंग ऑन समवेयर एल्स. सो इट्स नॉट लाइक पहले नहीं होता होगा या समाज में नहीं होता है ये समाज में नहीं होती है सारी चीजें. उथल पुथल होते हैं, इंसान अपने सबसे भ्रष्ट रूप में भी पेश आता है और उसके बीच की संवेदना भी, मतलब एक अंगुलीमाल भी अब थोड़ी सा कंपैशन रखता है. तो ये सारे जो ट्रेट्स एक्सप्लोर करने का जो जरिया खुला वो डिजिटल क्रांति से आया, क्योंकि हमारे पास हमारे पास पहले 2 ही माध्यम थे. या तो फिल्म था जो कि 2.5 घंटे का 3 घंटे का कैप्टिव ऑडियंस बना के रखता था, तो हीरो का स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें. या फिर हमारे पास टीवी था जो कि एक खास तरह के ऑडियंस की तरह के लिए था, तो जिसमें हीरोइन को सर्वगुण संपन्न बलिदान की देवी, ममता की मूर्ति होना ही होता था. So these are like set templates that we were going by. Yeah. But in the past 10 years, because we have another format, which is a digital format, which allows you to explore, बड़ा canvas दे देता है ना. अभी हमारे पास 5 घंटे में स्टोरी को एक्सप्लोर करने का, मल्टीपल सीजन एक्सप्लोर करने की गुंजाइश. So that has given the freedom to explore the characters more and more, which is why such interesting, which is why the hero will not be your quintessential hero who will never make a mistake. No, that mistake is that hero or heroine perfect. तो वो मतलब इसीलिए you will have this gangster lady जो कि फिगर आउट कर रही होगी कि 300 करोड़ का अफीम या हेरोइन कहाँ पहुंचाना है वो, और फ्रेट कर रही होगी कि मेरे बच्चे का बुखार नहीं उतरा तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी. So that's the kind of freedom that the digital space has actually given us.
या सो आप क्या फिल्म की भी कहानी स्क्रिप्ट राइटिंग में कुछ कर रही हैं कि अभी सिर्फ सीरीज में ही इन्वॉल्व अभी ये है? बड़ी मजेदार चीज होती है अनुभव इस दुनिया की कि आप मतलब कर बहुत कुछ रहे होते हैं। जब नई नई मैं इंडस्ट्री में आई थी तो बहुत एस्टैब्लिश राइटर ने मुझसे कहा था कि स्ट्राइक रेट ना 10% होता है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या था। उन्होंने कहा था कि 10 चीजें तुम लिखोगी उसमें एक, दैट्स स्ट्राइक रेट। सो कहने को तो मैंने बहुत लिख दिया है, बहुत बड़े बड़े नामों के साथ लिख दिया है, लेकिन देयर ऑल द जेस्टेशन पीरियड हियर इज वेरी लॉन्ग बिकॉज देयर आर फैक्टर्स व्हिच आर सेवरल। का फैक्टर होता है, एक्टर की डेट्स का फैक्टर होता है, अब तो कोविड का भी फैक्टर हो गया है। There are various things which have to come together because it's not just about writing, there's so much more. So हाँ मैंने लिखा है, मैंने बल्कि 3 फिल्में लिखी हैं, तीनों at different stages of pitching है। तो लेकिन अब जब बनेगी तब बनेगी, तब तक और चीजें चल रही हैं तो हम looking forward to it. I hope it's done soon. And आपकी जो ये नीला स्कार्फ आई थिंक ट्रांसलेट भी हुई है इनटू इंग्लिश? नहीं, डच में हुई है, इंग्लिश में अभी हो रही है, अभी अनाउंस कुछ दिनों पहले। या मैंने पढ़ा, तो दैट्स वेरी एक्साइटिंग। तो कंग्रेचुलेशंस। तो उसके लिए पढ़ना, हम लोग एकदम जैसे पब्लिश होगी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो। हिंदी में भी जरूर पढ़िएगा पहले। हिंदी का मैंने स्टार्ट किया कर दिया है, यू नो आई बिगन स्टार्टेड रीडिंग इट, योर हिंदी नोवेल। एंड मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ने लिखा था कि आपको घूमना बहुत पसंद है, यू लव टू ट्रैवल। तो आप राजस्थान आपने घूमा हुआ है और जोधपुर आई हुई हैं आप, जानना चाहेंगे? जोधपुर आई हुई हूँ मैं, बिल्कुल आई हुई हूँ। राजस्थान में काफी शहरों में मैं गई हूँ। एक ही चीज का मतलब है हमेशा वो कि लक्षद्वीप छोड़ के मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य है जहाँ मैं नहीं गई। वंडरफुल। एक तो जर्नलिज्म के बैकग्राउंड की वजह से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, बाकी सब एक तो इस तरह के मौके मिलते रहे। मैं उस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत रही। कुछ तो फितरत भी घुमंतु थी, लेकिन अब थोड़ी सी बंदिशें हैं जो कि कोविड से बढ़ी है और उनके खुलने का इंतजार है। कोई स्टोरी राजस्थान की जो आप शेयर करना चाहें, बिकॉज ऑल आवर व्यूअर्स टुडे आर फ्रॉम जोधपुर, फ्रॉम राजस्थान। दे विल एक्चुअली जोधपुर तक की तो नहीं, लेकिन हाँ अलवर की एक स्टोरी तो क्या एनेक्डोट है व्हिच एक्चुअली डिड चेंज मी अ लॉट। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के सिलसिले में जयपुर अलवर बहुत डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट्री कुछ काम कर रही थी, जिसमें सरकारी स्कूलों में कस्तूरबा गांधी जो स्कूल होते हैं, जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर उनमें कितना काम हुआ है वो देखने का, और मतलब स्कूल में रिटेंशन हो रही है नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, बच्चे हॉस्टल में रह रहे नहीं रह रहे, क्यों नहीं रह रहे। तो ये सब देखने के लिए मैं राजस्थान के कुछ शहरों में घूम रही और गाँवों में घूम रही थी। तो वहाँ अलवर की एक स्कूल में मेरी मुलाकात एक नट समुदाय की एक लड़की से हुई थी, जो जिसकी पृष्ठभूमि बड़ी मतलब इस लिहाज से मतलब संघर्षों से भरी हुई थी, और जो बड़ी मजेदार चीज है कि वो मतलब वो बकरियां, उसका परिवार बकरियां चराता था और बकरियों के झुंड लेकर वो एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। और नट समुदाय पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। मतलब we can sometimes become very harsh as human beings to our own fellow humans. So anyway, वो लड़की जो थी वो बकरियां चराने निकलती थी और नंगे पांव, और कपड़े नहीं होते थे, खाने को कुछ नहीं होता था। उसके बावजूद वो जंप करके, मतलब वो स्प्रिंटर थी, मतलब वो नेचुरल स्प्रिंटर थी। और बकरियों के पीछे, मतलब जब बकरियां इधर उधर हो जाती थी और भाग जाती थी या छुप जाती थी, तो उनको ढूंढने के चक्कर में ना वो, और उसको बुला बुला के लोग लाते थे कि तुम दौड़ दौड़ के उनको बकरियों को पकड़ के लेकर आओ। सो फास्ट, मतलब अगर पहाड़ियों पर बकरियां चली गई या खेतों में कहीं छुप गई तो उसको बुलाया जाता था कि तुम दौड़ के जाके उनको पकड़ के लेके आओ, बिकॉज शी वाज सो फास्ट, सूरज ढल रहा हो। तो वैसी लड़की को मतलब बाद में टीचर्स ने आइडेंटिफाई किया और उसको लेकर आए स्कूल में। और फॉर मंथ्स उसका मन नहीं लगा, क्योंकि ये नहीं था तरीका उसका, ये जीने का तरीका नहीं था। शी वाज यूज्ड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। पीढ़ियों से उसके परिवार ने कभी एक जगह बंद के रहना सीखा ही नहीं था। तो बहुत मुश्किल था
और मतलब when I had met her, she was at a stage where पहली बार जब मैं उससे मिली, she was at a stage where it just seemed like ये बच्ची यहाँ ठहरेगी नहीं. जब मैं 6 महीने बाद 8 महीने बाद उससे दोबारा मिली, तो न सिर्फ वो स्कूल में टिकी रह गई थी, बल्कि उसने नेशनल मतलब सॉरी स्टेट लेवल पे एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लेना शुरू किया था, बल्कि जीत के आई थी वो लड़की, और उस नेशनल्स की तैयारी के लिए उसको हैदराबाद भेजा जा रहा था. वाओ. तो ये होता है जब आप मतलब आपको सफर करने का मौका मिलता है, यात्राएं करने का, नए लोगों से मिलने का, नई जगहों पे जाने का. और मैं नहीं बता सकती कि कितनी प्रेरणा मुझे उस लड़की से मिलने के बाद कितनी प्रेरणा मिली थी. और मुझे लगा था कि ये 11 साल की लड़की जिसने कभी जिंदगी में कभी मतलब कुछ नहीं देखा, उसका जज्बा देखिए कि अपने एक हुनर के दम पर वो कहाँ से कहाँ पहुंचने का ख्वाब रखती है. हैदराबाद चली जाएगी वो लड़की जिसके परिवार ने कभी अपने गांव के की सीमा सरहद से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, और वो बेस्ट एथलीट्स के साथ ट्रेन होगी. So yeah, these are the kind of inspiration stories that you come across. तो राजस्थान की एक प्रेरणादायी कहानी जो मुझे कभी नहीं हुई. वाओ, लवली टू हियर दैट. और इतनी सारी बातें आपकी राइटिंग पे हुई है. हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि राइटिंग के अलावा आपके क्या शौक हैं? हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम अदरवाइज टू जस्ट अनवाइंड एंड रिलैक्स योरसेल्फ? I'm a workaholic. I mean, it's a big problem that I have. तो मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ काम कर रही होती हूँ. Oh wow. But other than that, हाँ मतलब I love to explore. मुझे मतलब हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी, मतलब क्योंकि मेरे लिए गीत मतलब संगीत मुकम्मल तब होता है जब उसमें गीत जुड़ते हैं, बोल जुड़ते हैं. तो मैं नए उस तरह के नए स्पेशली इंडी म्यूजिक तलाशती रहती हूँ. सो दैट्स वन स्ट्रेस बस्टर दैट आई हैव. दूसरी चीज है कि मैं ट्रांसलेशंस बहुत पढ़ती हूँ, अनुवाद पढ़ने की कोशिश करती हूँ. अच्छा. या तो अंग्रेजी में या फिर हिंदी में. So these are the only two things that I do. बस उसके अलावा तो बच्चे हैं, घर है, काम है और अपनी छोटी सी दुनिया है. I agree. So currently आप किस पे काम कर रही हैं और क्या पढ़ भी रही हैं? हम लोग जानना चाहेंगे. मैं एक्चुअली अगर मेरे पास होगा तो मैं दिखाती. एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रही हूँ जो कि बहुत मोटी किताब है, शायद मैं साल भर पढ़ूंगी. इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग पर्सनल एसेज. सो some of the best Western writers, philosophers, उनका पर्सनल मेमोर काइंड ऑफ राइटिंग, पर्सनल एसेज जो है वो उसका कलेक्शन है. इट्स एन एंथोलॉजी. तो मैं वो पढ़ रही हूँ आजकल. और काम के लिहाज से मैं आर्या 2 का लिखना खत्म हो गया है. फिल्म अब वो शूट हो रही है अब, लेकिन उसका थोड़ा बहुत राइटिंग वो चल रहा है. इसके अलावा मैं 2 और सीरीज पे काम कर रही हूँ जो होपफुली नेटफ्लिक्स पे आएगी. तो अच्छा. काम के लिहाज से वो कर रही हूँ. मुझे 2 कहानियों पे काम कर रही हूँ जो नीला स्कार्फ के इंग्लिश ट्रांसलेशन में आएंगी अंग्रेजी और शायद हिंदी में भी कहीं आए. तो ये थोड़ा बहुत काम चल रहा है. आपका मैंने एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आपके ब्रदर इज योर मैजिक मिरर. आप you know, so tell us about that. Yeah, how he's. So he's also, I mean, it's his birthday today. So. Oh wow! Please wish him from our side. Yeah, that's great. It's also मतलब मैं उसको जामवंत बुलाती हूँ अपना, मतलब जिसे हनुमान को अपनी शक्ति पे पता ही नहीं था ना क्या था. तो जब मैं छोटी भी थी और मुझे मालूम नहीं था कि the only person who has been always confident of the fact that I could write, मतलब मेरी एक आवाज है जो बहुत डिस्टिंक्ट है. ये अगर शायद 10, 12, 14 साल की उम्र से मुझे बता रहा है तो वो मेरा भाई है. And he's played a very fundamental, he's played a crucial role in bringing me to Bombay. मतलब नीला स्कार्फ की कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना, पिक्चर जाने के लिए प्रेरित करना, मामा की डायरी लिखना, द गुड गर्ल शो मैंने उसकी वजह से बनाई थी. He was the producer in fact on that show. मुंबई मूव करने की हिम्मत कर पाना. I moved because he was here. So ये so
yeah, he Played played an a important role. very important role, and that also brings me to a point that we always have to, as women, हमको हमेशा ना अपने सपोर्ट सिस्टम में वो चैंपियंस तलाशने बहुत जरूरी होते हैं. वी ऑलवेज हैव टू लर्न टू लीन इन, टू लुक फॉर योर सपोर्ट. वो कौन सा सपोर्ट है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं. और it only signifies, I mean, at least my life is testimony of the fact that unless you have very strong support system from within the family system, you cannot win the battles outside. So you first have to win your battles here within the familial system, which is very complicated. Indians कहीं भी हमेशा परिवार डिस्फंक्शनल होते हैं, हमेशा रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमेशा जटिलताएं होती हैं. लेकिन जब तक हम अंदर के मसलों को सुलझा नहीं पाएंगे, तब तक बाहर जाकर और बड़ी लड़ाइयां लड़ पाने का, चाहे वो बिजनेस के लेवल पे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, तो ज्यादा एनर्जी जाया होगी. सो मतलब एज अ वुमन, एक महिला के तौर पर मुझे हमेशा लगता है कि अपना सपोर्ट सिस्टम तलाशते चले जाना, चाहे वो आपकी मेड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माँ क्यों ना हो, वो कौन से, या आपके बच्चे क्यों ना हो. टू हैव दैट सॉलिड सपोर्ट सिस्टम in order to fight bigger battles is something that we always must be cognizant of and must be aware of. Nice. Okay. And thank you so much, Anu. We will have to interrupt now. We're running out of time. I guess we have to take questions from the audience. Yeah. Okay. Thank you, Anu. Lovely chatting with you. Thank you so much. We now invite Puneet Ji Rao with his question. Very good evening, Anuji. It's a pleasure to hear your the entire conversation. सबसे पहले तो आप अपनी लेखनी में जिस तरीके से कैरेक्टर के आसपास के वातावरण का जिस तरीके से चित्रण करते हैं, उसके लिए बधाई. बहुत ही खूबसूरत करते हैं आप. नीला स्कार्फ में कहानी में आपने जिस तरीके से लिखा है कि सड़क पे सेलम और अमलतास के पेड़ लगे थे, मुझे ऐसा लगा मैं वहीं पहुंच गया हूँ. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नीला स्कार्फ एक अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज का संग्रहण है. मुझे कई कहानियां बड़ी पावरफुल लगी, जैसे बिसेसर बो है, बहुत ही पावरफुल कहानी है. उसके अलावा लिविन वाली कहानी है, वो भी बड़ी पावरफुल कहानी है. आपने नीला स्कार्फ को ही टाइटल क्यों चुना इतनी सारी कहानियों के बीच में? बहुत दिलचस्प सवाल है. और वो तो कुछ तो एक्चुअली कम्युनिकेशन, मतलब मैसेज का मसला था कि वो आसान सी, वो एक तो था कि कोई सा आसान सा टाइटल हो जिससे लोगों की जुबान पे चढ़ने में ऐसा, तो बिल्कुल प्योरली मार्केटिंग वजह से. लेकिन उससे बियॉन्ड अगर देखा जाए तो एक और वजह भी थी, वो ये कि नीला स्कार्फ मेटाफर है एक्चुअली उन चीजों का जो हमको लगता है कि हमें जरूरत है. स्कार्फ वो एक चीज है जो वो एक्सेसरी है एक्चुअली. इट्स अ मेटाफर फॉर समथिंग दैट वी यूज बट वी डोंट इसेंशियली डिपेंड ऑन इट. उसकी हमको जरूरत नहीं होती है, और हमारी जिंदगी में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं. तो उस नीला स्कार्फ की पहचान कर पाना, उस स्कार्फ की पहचान कर पाना जो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसरी है, और अपनी प्रायोरिटी सेट करते हुए उसको खुद से जुदा करके आगे बढ़ पाना, टू बी एबल टू मूव ऑन. That was the metaphor that I had for Neela scarf. So that's how it came into being. मतलब इसलिए मुझे लगा कि hopefully this will be a collection of short stories where it'll apart from entertaining, apart from engaging with the readers, शायद थोड़ा सा भी अगर ये लगे कि अच्छा हम अपनी प्रायोरिटी समझ पाए, हम क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है उसकी समझ भी बाकी और कोई करे ना करे मैं समझ पाऊं, तो मेरे लिए ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी. इसीलिए नीला स्कार्फ मेरे लिए बहुत खास था. I don't know if you've read the poem. So नीला स्कार्फ is also something जो हमेशा बक्से में अंदर चलता जो एक्सेसरी है ना, उसकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन बक्से में बंद रहता है. तो वो निकाल के बाहर धूप हवा दिखा के और फिगर आउट करना कि इसकी हमें जरूरत है और वी वांट टू गिव इट अवे. सो इट्स एक्चुअली दैट मेटाफर फॉर लाइफ. इसीलिए था. और दूसरा मुझे बहुत सुंदर कवर मिल गया था उसके लिए जो मेरी एक दोस्त ने खींचा था, तो दैट वाज आल्सो अनदर रीजन. और जिस तरीके से लास्ट में आप कहते हैं नीला स्कार्फ पीछे छूट गया, वो स्टोरी जहां एंड होती है, दैट्स वेरी पावरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. I now invite Vidisha with her question. Hi, this is Vidhi. Hi, Anu. I just wanted to ask a question.
Like I read the story of Neela Scarf, very simple stories. But just one question that struck my mind: why all the females shown in the story are so distressed, like so much of pain, and then the story ends abruptly, like with pain. Who's not? I mean, as human beings, are we not like driven by the pain that we have? The whole this ये जंग जो जिंदगी की होती है ना, जो भी दर्द होता है अपने भीतर, उससे उबर पाने की जंग होती है. To be able to see. I wouldn't really say वो पेन पे खत्म होता है. I mean, जब नीला स्कार्फ पीछे छोड़ के शांभवी आगे बढ़ती है, so of course there is pain, but there is also a sense of moving on. जब सहयात्री में एक इंसान को रियलाइज होता है how he's been very very unempathetic towards his own co-passenger, it's actually painful, and yet it has that sense of hope that next time on he will not be. या फिर लिव इन की कहानी में है तो of course it's full of pain, but also with the hope that next time on we will not make those difficult choices or bad choices in choosing the kind of people that we want to live with or the partner that we want to have for our life. So हाँ, दर्द एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन कहानियों को ड्राइव करता है. हाथ की लकीरें is full of pain. A lot of those stories, they say sir वो is full of pain and yet there is hope. So but personally I feel that absolutely, personally I feel that pain is a very powerful tool that we have in order to evolve, and we must use it to our advantage. That's where the stories come from. Thanks a lot. I really love this. The pain is a very powerful tool to evolve. Thank you. Thank you. I now invite Prerna Maheshwari ji. Hello Anu, yeah, can you hear me? Yes, Prerna, I can. Hi. Yeah, it's lovely listening to the concepts of women that you hold in your mind, because that's the bitter reality of life. At least in India, we have been facing these problems, right? Across the world, let me tell you. Yeah, all right. So that's even better when you feel that okay, it's not only India which is in a difficult position, but we are not the only ones here. Yeah, that's right. So my question is that what inspired you to write the Indian version of Spinoza, which is like Dutch story? What inspired you to write the Indian version of the same? Actually, so let me clarify that I was not the one who conceived it. I was not the one who conceptualized it. The story was already there with the director, filmmaker Ram Madhwani, who was also the showrunner, directed the show. However, why I chose to write that one when it came to me, I mean, it was the first assignment that had come to me as a screenwriter and like screenwriter, and I said yes to it only because of the character. जब वो presentation जब हुआ ना, और उसमें presentation में ऐसे बड़ा सा एक poster दिखाया गया था, Arya, a woman, a mother, a daughter, a criminal or something. I was like, yeah, right. Yeah. That it's just that character of the woman that we all are. मतलब हम सब में Arya है. We're all juggling, right? So yeah. Right, very true. So when you started, the tragedy of it, I mean, I have to also probably that answers Vidhi's question. It was the tragedy. It was the pain that this woman was going through, which brought me closer to this story. Yeah, and when you had to write, or maybe when you had to co-write this, were you aware that Sushmita Sen would be playing Arya? No. Okay, so that was like as writers, we're only true to the characters. We are not bound by who's going to act, and that's very liberating. The moment you think that some actor is coming on, so I have to admit that writing Arya 1 was so much more liberating than Arya 2, because I knew I had to write for this person who would be playing it, and therefore it became a little more difficult in that sense, because I had to find Sushmita's voice also that. Yeah. So, no, in Arya 1 I didn't know. That's lovely. Thank you so much, Anu. Thank you. Thank you so much, Anu जी. आज आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. आपके विचार जानकर, आपके लेखन के रोमांचक सफर के बारे में जानकर हम सब बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत प्रेरित हुए. थैंक यू सो मच. धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जिन्होंने आज कार्यक्रम में भाग लिया और अतिथि के आगे इतने अच्छे और अहम प्रश्न रखे. थैंक यू सो मच.
खास धन्यवाद एहसास वुमन ऑफ पटना अनुभा जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का इतनी खूबसूरती से संचालन किया। धन्यवाद प्रभा खेतान फाउंडेशन का और श्री सीमेंट का, जिनकी वजह से ये शाम संभव हुई। शीघ्र ही ऐसे कार्यक्रम के साथ हम फिर एहसास वुमेन ऑफ जोधपुर फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। शैलजा सिंह, सुषमा नीरज सेठिया और मैं प्रीति मेहता आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, Thank you.